हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉग्निजेंस आईएएस में। आज हम एज यूजुअल मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम इन टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन सबमिट योर आंसर शीट विद इन 24 आवर्स एंड गेट योर चेक्ड आंसर शीट विद इन 48 आवर्स। आप लोगों को मॉडल आंसर्स का वीडियो एनालिसिस यूट्यूब में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ ही इस डिजिटल एज में आप अपने आंसर को वीडियो के थ्रू चेक होता हुआ देख सकेंगे। यस, इट इज राइट, यू कैन सी योर कॉपिंग गेटिंग चेक्ड नाउ। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम लोग एज यूजुअल जो इवनिंग के टाइम में डिस्कस करते हैं वो किन टॉपिक से रिलेटेड रहता है, वो स्टैटिक्स पोर्शन से रिलेटेड होता है। ओके, जो आज हम लोग का जो स्टैटिक पोर्शंस है वो हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी से, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक आता है हम लोग का ओशिनोग्राफी से है। तो चलिए आज के हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डिस्कस द वर्टिकल एंड लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन द ओशन वाटर अलोंग विथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, 12.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे है ये आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन से रिलेटेड है। आपका जो टॉपिक है यहाँ पे, और एज वेल एज आपका यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशंस की भी यहाँ पे बातें कर रहा है। ठीक ना, आपको इस क्वेश्चंस को अप्रोच किस तरीके से लगाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जब भी यहाँ पे अप्रोचेज की बात करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1 या 2 मिनट आप सोचिए, क्वेश्चंस को लेकर के स्टडी कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या लिखना है मुझे। और ये स्टैटिक पोर्शन तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आपको पता है तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, पहली बात, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ओके, तो कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कीवर्ड्स को लेकर के, जो यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि वर्टिकल्स एंड लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ टेम्परेचर इन द ओशन वाटर के बारे में पूछा जा रहा है, एंड आल्सो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप PFMIS का एक बुक होता है, वो काफ़ी बेस्ट आंसर, एक तरह से PT प्लस मेंस के लिए काफ़ी बेस्ट है। उसमें थोड़ा बहुत एडवांस दिया गया है, लेकिन काफ़ी अच्छा बुक्स है वो, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर फिजिकल ज्योग्राफी 11th या 12th क्लास का पढ़ लिए हैं तो उसको एक बार जरूर पढ़िएगा, अगर आपको लगता है कि मुझे और कुछ जानना जरूरी है और एक तरफ से मेंस का आंसर पूरे अच्छे तरीके से लिखना है तो। ठीक, अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर में एज वेल हम लोग का कैसा रहता है, इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है, ओके, बॉडी पार्ट रहता है एंड कंक्लूजन पार्ट रहता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग को पता है क्या लिखना होता है। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया ना, इंट्रोडक्शन पार्ट को यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक तरफ से अच्छे तरीके से बताया कि ओशन टेम्परेचर आपका किस पे डिपेंड करता है और वहाँ पे क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पे बोला था अपर मोस्ट 10% ऑफ द ओशंस कंटेन मोर हीट देन द इंटायर एटमोस्फेयर। ठीक, अब बाकी 90% आपका कहाँ पे रहता है, ओके, अपर 10% द मोर हीट द इंटायर एटमोस्फेयर की बात कर रहा है। ठीक, द टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज नॉट यूनिफॉर्म, ये आपको ये इसी को डिसाइड करना है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है आपका, उसको डिफाइन करना है, और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। सो इट डिफर फ्रॉम द लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड एंड फ्रॉम द सर्फेस टू बॉटम। ओके, सो द मेजर डिटरमाइंट ऑफ द ओशन टेम्परेचर्स आर। चलिए, इसको डिस्कशन करने से पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जान देते हैं कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन होता क्या है। ठीक, हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं। जनरली जब भी हम लोग स्टडी ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ द ओशंस के बारे में पढ़ते हैं तो उनके पीछे मात्र 3 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर यहाँ पे है कि मूवमेंट ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं कि मूवमेंट कैसा हो रहा है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर को लेकर के। जैसे हम लोग डीप ओशंस करंट के बारे में कल ही पढ़े थे हम लोग, ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट, क्या उसको कहते हैं, थर्मोहेलिन सर्कुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ओशंस करंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड चीज यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेरीन ऑर्गेनाइजेशन एट वेरियस डेप्थ ऑफ द ओशियन। तो हम लोग अगर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं तो हम लोग इसको भी स्टडी कर सकते हैं। एज वेल एज हम लोग क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल को भी स्टडी करेंगे, क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल लैंड्स। तो ये 3 मेन पर्पस होता है जो हम लोग एक तरह से स्टडी करते हैं टेम्परेचर ऑफ द ओशंस को लेकर के। ओके, देखिए, अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज यहाँ पे आता है कि आपका सोर्स ऑफ द हीट क्या है आपका ओशंस को लेकर के। आपका जनरली आप देखते होंगे कि सोर्स ऑफ हीट यहाँ पे किस तरीके से आपका जो सरफेस वाटर है ओशंस का वो गर्म हो रहा है, मतलब हीट हो रहा है। ठीक ना, तो वहां पे आप 2 सोर्स बोल सकते हैं। पहला सोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर इंसुलेशन, जो डायरेक्टली क्या है, एक तरफ से सन का हीट पे डिपेंड करता है, वो इंक्लिनेशन पे भी डिपेंड करता है। ओके, सोलर इंसुलेशन। एंड सेकंड चीज आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ओशन इज आल्सो हीटेड बाय द इनर हीट।
अब ये इनर हीट भाई कहाँ से आता है, ठीक ना, ये हम लोग का तो कॉन्सेप्ट अभी उतना ज़्यादा पता नहीं है कि इनर हीट भाई कहाँ से आता है। मान लीजिए ये सरफेस है और हम लोग को पता है कि 0 to 30 किलोमीटर या 25 to 30 किलोमीटर आज तक आपका क्या रहेगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहेगा। ओके, तो ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है 0 to 25 डिग्री तक, सॉरी 0 to 25 तक जाएगा आपका, यहाँ पे किलोमीटर तक जाएगा, ठीक, तो वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाएगा, ठीक, ये किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो आपका कन्वेक्शनल करंट होता है ना, ऐसे करके जो आपको हम लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक में, जो कन्वेक्शनल करंट होता है, तो एक तरफ से ये क्या करता है, हम लोग को पता है कि अगर आप अर्थ का अगर इंटीरियर तक जाएंगे तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ओके, यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा। तो वैसे ही अगर यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बार टेम्परेचर इंक्रीज करता है और यहाँ पे आपका कन्वेयर करंट रहेगा, ठीक ना, तो वो एक तरफ से आपको क्या करता है, इनर हीट सप्लाई करता है ओशियंस में, ठीक। तो वही, और एक दूसरा चीज क्या है आपका सोलर इंसुलेशन, जो डायरेक्टली सन के थ्रू ये हीट होता है, कौन, ओशियन। तो जनरली यहाँ पे जो हीट देखा गया ना, डेट इज नेग्लिजिबल रहता है कंपेयर टू द रिसीव फ्रॉम द सन। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ओशियंस वाटर इज हीटेड किस तरीके से होता है, ये 3 प्रोसेस से यहाँ पे होता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सन्स रेडिएशन, एंड सेकंड प्रोसेस यहाँ पे बोला कन्वेक्शनल करंट से होता है, ठीक ना। और यहाँ पे दूसरा चीज मैं बोला कि फ्रिक्शंस के कारण भी यहाँ पे हीट होता है। जी हाँ, फ्रिक्शंस के कारण भी हीट होता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रिक्शंस किसी कारण, सरफेस विंड एंड टाइडल करंट के कारण भी यहाँ पे हीट आपका उत्पन्न हो सकता है, इस जगह पे प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, तो ये सब फैक्टर था यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ओशियन वाटर भी कूल्ड होता है, अब ये ठंडा भाई कैसे होता है, हीट तो होता है, मैंने अभी जस्ट बात किया यहाँ पे, तो ठंडा भी होने का कुछ ना कुछ चांसेस होगा। अब वो कैसे प्रोसेस होता है, देखिए यहाँ पे जो मैं आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ाता हूँ मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के, आप लोग को बहुत सारा नॉलेज एग्जिस्टिंग होना चाहिए, तब जाके आप मेंस आंसर राइटिंग को यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा डिफिशियंसी है नॉलेज को लेकर के, ठीक। तो सबसे पहले आप बुक्स को रीडिंग मारना स्टार्ट कीजिए। अगर बुक्स को रीडिंग नहीं मारिएगा तो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है कि आपको वो समझ में ना आए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि द ओशियन वाटर इज कूल्ड बाय द, फर्स्ट यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, बैक रेडिएशंस। ओके, अब बैक रेडिएशंस हम लोग यहाँ पे क्या है, एक तरफ से हीट बजट में काफ़ी ज़्यादा पढ़े थे हम लोग, हीट बजट्स को लेकर के। वहाँ पे एक लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाता है, एक शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाता है, ठीक ना। और अगर ये अर्थ है, अगर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग एक तरफ से क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहते हैं। तो उनके कारण भी हो सकता है यहाँ पे क्या होता है, कूल हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ द हीट होता है यहाँ पे बिटवीन द सी एंड द एटमोस्फेयर के बीच में। आपका ये एटमोस्फेयर है और ये सी है, तो एटमोस्फेयर सी के बीच में काफ़ी ज़्यादा हीट का एक्सचेंज होता है, तो उसमें भी क्या होता है, जैसे ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। ओके, और एवोपरेशन तो होता ही है, और एवोपरेशन के कारण भी यहाँ पे क्या होता है, हीट लॉस्ट होता है। आपको पता है कि व्हेन हीट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ द एवोपरेशन। ओके, तो यहाँ आपका जो भी एवोपरेशन हो रहा है वो किस चीज से हो रहा है, आपका लेटेंट हीट एवोपरेशन के कारण भी यहाँ पे हीट को लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर गेन्स इन दिस हीट इन द फॉर्म द लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन, जब हम लोग पढ़े थे कब, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को लेकर के। तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना कि लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते रहेगा, जो बनने के पीछे रीजन है, ड्राइविंग रीजन क्या है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस को कैसे फॉलो करेगा, उसकी मेन रीजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे कि मतलब आप ये देख सकते हैं कि आपका लाइट कहाँ तक रहेगा। चलिए उस बाद में डिस्कस करते हैं, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इनका बॉडी पार्ट को लेकर के। देखिए अब बॉडी पार्ट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया बॉडी पार्ट में। सबसे पहले आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना होगा, फिर हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना होगा, एज वेल एज आपको यहाँ पे क्या फैक्टर भी बताना पड़ेगा इन सच डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। तो सबसे पहले हम ऐसा क्यों नहीं करते कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैक्टर ही बता देते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, उसके बाद ही हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, तो जैसे अगर हम फैक्टर की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फैक्टर इफेक्ट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन। पहला लेटीट्यूड हो गया, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओशियन डिक्लाइन करता है फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये अर्थ है, अगर इक्वेटर टू पोल की तरफ जाते हैं, ठीक ना, तो लेटीट्यूड है, अगर ये लोअर लेटीट्यूड है इक्वेटर में, ठीक, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। तो जैसे जैसे अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, मीन्स पोल की तरफ जाते हैं, तो हम लोग का टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज करता है। और डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, हम लोग का जो अर्थ है वो इस तरह से इंक्लिनेशन पोजीशन पे है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज मैंने लिखा, सन्स रे आर द वर्टिकल्स ऑन द इक्वेटर एंड बिकम द स्लैंटिंग एज वन मूव टुवर्ड्स द पोल। अब आते हैं यहाँ पे इंसोलेशन को लेकर के भी है। इंसोलेशन भी एक तरफ से आपका यहाँ पे बता, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं द एवरेज डेली ड्यूरेशन ऑफ द इंसोलेशन एंड इट्स इंटेंसिटी, ये भी यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक।
अब आते हैं हीट लॉस, द लॉस ऑफ द एनर्जी बाय रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, एवोपरेशन से भी आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट इफेक्ट करता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशंस को लेकर के यहाँ पे। और यहाँ पे एल्बिडो की बात करें तो एल्बिडो भी करता है। देखिए, और यहाँ पे एक मैं बोल सकता हूँ कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ किनकी, सी सरफेस की बात करूँ, तो वहाँ पे आप एक कंडीशंस को आप लोग जानते होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है क्या है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इतना इजी चीज़ बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सी वाटर क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज करता है। ये इंक्रीज कब करेगा, जब आपका सॉलिनिटी ज़्यादा रहेगा तब ये इंक्रीज करेगा। ओके, अब जैसे सॉलिनिटी आपको पता है कि ये इंक्रीज करता है, ठीक। तो इनके साथ आप देख सकते हैं कि एवोप्रेशंस क्या होता है, अगर सॉलिनिटी इंक्रीज करेगा तो एवोप्रेशंस एक तरफ से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और आपको पता है कि एवोप्रेशन एक तरफ से क्या करता है, हीट को लूज करता है, मीन्स कूल करके रखता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एवोप्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपका ओशंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ओके, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे समझा है। अब आते हैं यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर को लेकर के, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनइक्वल, जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको पता होगा इस जगह पे, तो यहाँ पे लैंड काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। कनाडा है, मतलब साउथ अमेरिका, सॉरी कनाडा, यूएसए, यूरोप है, यहाँ पे एशिया है। तो यहाँ पे लैंड और ओशन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे आप अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक तरफ से यहाँ पे आइसोथर्मल देख सकते हैं। आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर यहाँ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लैंड एंड वाटर काफ़ी ज़्यादा नहीं है। कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड टेम्परेचर, सो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज मोर लैंड एरिया देन दैट ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर, consequently the ocean of the northern are warmer than the southern ocean। ओके, अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करूँ तो उस पर भी डिपेंड करता है, फंक्शंस को लेकर के, टेम्परेचर एंड सॉलिनिटी को लेकर के डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपका एक तरफ से क्या करता है, वो भी आपका वेरी करता है लेटीट्यूड टू लेटीट्यूड को लेकर के। ओके, इन दिस एरिया हाई सॉलिनिटी द ओशन वाटर आर ऑफ द रिलेटिवली हाई टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। ओशंस करंट भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओशंस करंट बंद करने का मतलब क्या है, आपको पता है कि वार्म ओशन करंट आपका जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बारिश लाता है। तो वार्म ओशन करंट रेज द टेम्परेचर इन द कोल्ड एरिया, ठीक ना। एंड वाइल द कोल्ड करंट क्या करता है, आपका कोल्ड करंट आपका एक तरफ से टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। टेम्परेचर को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। और कहाँ पे, ये वार्म ओशन एरिया पे ये डिक्रीज करता है। तो ओशन करंट का भी बहुत काफ़ी ज़्यादा काम होता है, फैक्टर इफेक्टिंग होता है ओशन टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। अगर मैं लोकल फैक्टर्स की बात करूँ तो लोकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबमरीन रीज, लोकल वेदर कंडीशन लाइक स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, विंड्स, फॉग्स, ये सब एक तरफ से क्या है, आपका काफ़ी ज़्यादा लोकल फैक्टर होता है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। जैसे आप कोस्टल एरिया की अगर मैं बात करूँ, कोस्टल एरिया आप देखते हो काफ़ी ज़्यादा वार्म रहता है। मान के चलिए इंडिया ही है हमारा प्यारा भारत, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे आप देखते होंगे कोलकाता, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक तरफ से ह्यूमिडिटी रहता है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रहता है। अगर आप इंटीरियर एरिया की बात करें इंडिया का, तो ठीक। तो उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, बगल में क्या है, सी है, ठीक ना। इसी कारण से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज रहता है, ठीक। तो आप इस तरह कोस्टल एरिया का भी एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे इनका एक तरफ से आप बोल सकते हो ऑनशोर विंड, यहाँ पे कह सकते हैं ऑनशोर विंड करने का मतलब, जिससे मैंने कल समझाया था आप लोग को ऑनशोर विंड्स के बारे में। ओके, तो ऑनशोर विंड करने का मतलब ये क्या है, विंड फ्लोइंग फ्रॉम द ओशन इनटू द कॉन्टिनेंट्स। तो ओशन से कॉन्टिनेंट की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पाइलेट्स होगा, और वार्म वाटर यहाँ पे क्या होगा, नियर द कोस्ट में। सो दिस राइज द टेम्परेचर। जैसे आप एग्जांपल एक तरफ से ले सकते हैं यहाँ पे पेरिवियन कोस्ट ऑफ द ड्यूरिंग द एल नीनो इवेंट। आप लोग को पता होगा एल नीनो ला नीना इवेंट क्या होता है, इसको मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे एटलीस्ट 20 मिनट्स में ही आपको लोग को पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस को समझाना होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोल चुका है कि मेंस एंड राइटिंग के लिए वही उन्हीं के लिए बेनिफिट है जो ऑलरेडी इसको अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द टेम्परेचर द ओशन वाटर कैन बी स्टडी इन 2 वे। तो यहाँ पे आप 2 तरीके से स्टडी कर सकते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो क्वेश्चंस में पूछा गया है, ठीक ना, फ्रॉम द सरफेस वाटर टू द बॉटम, ठीक। और दूसरा चीज यहाँ पे बोला गया है आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए हम लोग यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर स्टडी करते हैं, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इमेज, जो डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे आप 3 लेयर में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं इस जगह पे। ओके, फर्स्ट लेयर ये हो गया, ये आपका सेकेंड लेयर हो गया, और ये आपका थर्ड लेयर हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने वही बताया है कि आप जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था, आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन सेकंड लेयर में आप देखिए एक तरह से फेज को चेंज कर रहा है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर को लेकर समझा है कि द फर्स्ट लेयर रिप्रेजेंट द टॉप लेयर द वार्म ओशन करंट, वार्म ओशियनिक वाटर विथ टेम्परेचर रेंजिंग विथ बिटवीन 20 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आप देख सकते हैं 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक, विद इन द ट्रॉपिकल रीजन एंड इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर बट इन द मिड लैटिट्यूड डेवलप्ड ओनली ड्यूरिंग द समर में, ठीक। अगर मैं सेकेंड लेयर की बात करती थर्मोक्लाइन
लेयर यहाँ पे बनाता है। यहाँ पे डिफरेंस टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ एक तरह से बाउंड्री सेपरेट करता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक तरह से क्या बोल सकते हैं, थर्मोक्लेन लेयर। सेकेंड लेयर में आप इसको थर्मोक्लीन लेयर भी कह सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 0 to 400 में इतना टेम्परेचर है, लेकिन आप देख सकते हैं 500 to 1000 के टेम्परेचर किस तरीके से डिक्रीज कर रहा है, और बहुत फास्ट इसका रेट जो है डिक्रीज करने का काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, 500 to 1000 में। तो इसलिए यहाँ पे थर्मोक्लीन लेयर की बात कर रहा है वहाँ पे, ठीक। अगर मैं थर्ड लेयर की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड लेयर में, ठीक ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वेरी कोल्ड एंड एक्सटेंसिव अप टू द डीप ओशन फ्लोर। यहाँ पे टेम्परेचर आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस तक चला ही जाता है, लेकिन देखिए 0 डिग्री सेल्सियस जाता नहीं है, ठीक ना, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस तक ऑलमोस्ट चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरह से क्या हो रहा है, इंटरनल हीट मिलता है इस जगह पे, ओके। और यहाँ पे इंटरनल हीट कैसे मिलता है, वो कन्वेक्शनल करंट के कारण यहाँ पे इंटरनल हीट मिलता है। और इसके पीछे वही रीजन है कि आप लोग जानते होंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 200 मीटर तक आपका एक फोटिक जोन्स कहलाता है, और फोटिक जोन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है 200 मीटर तक फोटिक जोन्स कहलाएगा। फोटिक जोन्स करने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि आपको यहाँ पे रिसीव कर सक रहा है आपका सनलाइट को लेकर के, ठीक। अगर मैं 200 मीटर के नीचे की बात करूँ यहाँ पे, तो आप फोटिक जोन्स कहलाता है, वहाँ पे आपका सनलाइट रिसीव नहीं कर पाता है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं रिसीविंग नहीं हो पाता सोलर इंसोलेशन को लेकर के, ठीक। तो भले भाई अगर इंसुलेशन अगर यहाँ रिसीव नहीं कर पाता, तो भाई यहाँ का जो मेरीन एनिमल है, मेरीन ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरह से जीवित रहेंगे भाई, ये एक सोचने वाली बात है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई absence of the sunlight how marine organ can survive, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो भी होता है 40 जोन में तो हमको लोग को सनलाइट यहाँ पे से मिल जाता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो अपना बना लेता है फूड वूड को लेकर के। लेकिन बहुत सारा फैक्टर ये भी होता है कि टर्बिडिटी, प्रेजेंस ऑफ द एलिगेटिस, ये सब चीज़ बहुत सारा फैक्टर होता है। लेकिन आप नीचे की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैसे बनेगा फूड, तो यहाँ पे जनरली बोला था द सी बॉटम में आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया डेट मेक द यूजेज ऑफ द हीट सप्लाइड बाय द अर्थ इंटर द प्रिपेयर द फूड। मतलब यहाँ का जो बैक्टीरिया होता है ना नीचे वाला, यहाँ पे जो सी बॉटम होता है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है ना, आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया यहाँ से जो हीट सप्लाई होता है ना, कन्वेक्शनल करंट से जो हीट सप्लाई होता है, यहीं से वो अपना प्रिपेयर करता है फूड को लेकर के, ठीक। तो एक तरफ से आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया आपका क्या हो गया, एक तरफ से प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएगा, ठीक ना। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो बैक्टीरिया को भी कोई खाएगा, ठीक ना। अब कोई बैक्टीरिया को फीड करेगा तो सब्सिक्वेंटली वो एक तरफ से क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर उसको भी कोई खाएगा तो टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ से यहाँ पे क्या है, फूड चेन का डेवलपमेंट हो जा रहा है, ओके। अब समझ में आ गया ना कि नीचे अगर सी बॉटम में अगर कोई मेरीन एनिमल किस तरीके से जीवित रहता है, उनको फूड का प्रिपरेशन, फूड वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो इंटरनल हीट को यूज करते हैं यहाँ पे, ओके। अब मैं यहाँ पे चलूँ तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कल थर्मोहेलिन सर्कुलेशंस के बारे में भी ये भी बताया था, आप कल का वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया था कि ओशन कन्वेयर बेल्ट होता है क्या, थर्मोहेलिन सर्कुलेशंस क्या होता है। वो जनरली आपका डीप ओशन करंट के बारे में बताता है थर्मोहेलिन सर्कुलेशंस, ओके। अब मैं यहाँ पे बात करूँ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर के, तो यहाँ पे टेम्परेचर सरफेस वाटर को लेकर यहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉइंट्स आप यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स लिख करके सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ द ओशन इज अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो इट्स ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब वही जो मैंने बोल दिया यहाँ पे इक्वेटर टू पोल की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली बात डिक्रीज तो करेगा ही। अब देखिए द रेट ऑफ द डिक्रीजिंग द टेम्परेचर आपका क्या है कि ये सब बेसिक पॉइंट है, आपको रटना पड़ जाएगा। रटना पड़ना मतलब कि अगर बार बार पढ़ रहे हैं एक ही चीज़ को लेकर के 2 से 3 बार पढ़ लेते आपको याद हो जाता है, ठीक ना। तो 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लेटीट्यूड पे आपका क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होते चल रहा है। मान के चलिए कि इंडिया है, यहाँ पे मान के चलिए, हाँ यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर 0 डिग्री, अब जैसे ये पर लेटीट्यूड अगर ये हो रहा है तो 0.5 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर, ठीक ना। सो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। द ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर देन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो अभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका हाई टेम्परेचर क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लैंड एंड ओशंस का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो आइसोथर्मल लाइन्स को फॉलो करता है, डेट इज द लाइन जो इन द प्लेस ऑफ द इक्वल टेम्परेचर। जो मैंने अभी आइसोथर्म के बारे में बात तय की, तो आपका आइसोथर्म लाइन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ज़्यादातर आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड लैंड एंड ओशन आपका क्या है, एक तरफ से ज़्यादा इफेक्टिंग नहीं करता है, लैंड वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो आप एक तरफ से देख सकते हैं कि वहाँ पे जो बनता है हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो वो भी नहीं बनता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ओशियन है, ठीक ना। तो वो भी एक वहाँ पे देख सकते हैं आइसोथर्मल लैंड इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ओके। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि मैंने कंक्लूजन्स, ये स्टैटिक पोर्शन था, तो आप कंक्लूजन्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते थे,
ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि सो स्टडी द टेम्परेचर द ओशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ द लार्ज वॉल्यूम द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन द मेरीन ऑर्गेनिज्म एंड अदर प्रॉपर्टीज सच एज सैलिनिटी। अगर हम स्टडी करते हैं ओशंस के टेम्परेचर को लेकर के तो ऑब्वियसली बात है हम लोग को काफ़ी एक तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है इस जगह पे, और एक तरफ से ये एक सब्जेक्ट भी बन सकता है आपका ओशन को लेकर के। ओशनोग्राफी तो आपका बना हुआ है, तो अगर हम टेम्परेचर को स्टडी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे मेरीन ऑर्गेनिज्म के लिए। आप इस तरह करके इंपैक्टफुल आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, सो आज का क्वेश्चंस को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे मुझे बोलना था कि आप लोग रेगुलर आंसर राइटिंग कीजिए, और आप लोग टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल में या टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर आप आंसर को सबमिट कर सकते हैं। आपका चेक्ड कॉपी आपका जो रहेगा वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा, एज वेल एज आपको वीडियो फॉर्मेट में भी मिलेगा। ओके, तो ये अभी तक ये सुविधा का यूनिक इनिशिएटिव अभी तक किसी ने दिया नहीं है। हम लोग की टीम यहाँ पे क्या करें, आप लोग को वीडियो फॉर्मेट में एक तरफ से आंसर सीट आपका मिलने वाला है। PDF फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन इसका आप ले लीजिए कि इनका हर एक कोई लोग प्रोवाइड करता है, बहुत लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हाँ ये भी सही है। हम लोग का जो अप्रोच होता है कि हम लोग ओनली 10 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर ध्यान दे। ओके, हम लोग ऐसा नहीं कि 100 कॉपी ले करके एक टीचर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे, तो मार्किंग सिस्टम और अच्छे से चेक करना बहुत ज़्यादा एक तरफ से देख नहीं पाते हैं टीचर लोग। तो यहाँ पे आपका बहुत बेस्ट अप्रोच रहेगा, इसलिए यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट की भी बात किया जा रहा है कि अगर 10 स्टूडेंट अगर एक टीचर पे हैं तो वीडियो आराम से बन सकता है उनके आंसर सीट का, और वो आंसर सीट आपको दे दिया जाएगा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, और विद इन 48 आवर्स एंड 72 आवर्स। लेकिन 48 आवर्स के अंदर में आपका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपकी कॉपी अपलोड कर दीजिए। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। For any query, just visit our Telegram group. Stay connected, stay safe. Thank you very much.